जो कल हमने पढ़ा था उसके लिए एक छोटी सी असाइनमेंट थी आपकी। लिखा हुआ है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुड डेट इज डिक्रीज इन एसेट, इंक्रीज इन एसेट या नो ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड। गुड डेटर्स की कोई ट्रीटमेंट नहीं होती क्योंकि हमने उनको कौन सा बैड डेट्स कहना है। डेटर्स पहले रिकॉर्ड कर चुके होते हैं, बाद में जब वो पैसे देगा तो वो कैश रिसीव की एंट्री पास हो जाएगी, लेकिन स्टिल जब वो गुड डेटर्स हैं तो उनकी कोई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं होती। एन एडजस्टमेंट ऑफ डाउटफुल डेट मे बी इंक्रीज इन एक्सपेंस या डिक्रीज इन एक्सपेंस। इट मे बी इंक्रीज या डिक्रीज इन एसेट्स, नो एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड। कहते हैं एन एडजस्टमेंट ऑफ डाउटफुल डेट मे बी। देखिए जो डाउटफुल डेट होते हैं ना, एक्सपेंस बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। आगे लिखो इट मे बी इंक्रीज या डिक्रीज इन एसेट। ये याद रखें एसेट के अंदर डाउटफुल की वजह से ना हमेशा कमी आती है, क्योंकि वो एसेट में से माइनस ही होना होता है बैड डेट्स में। वो आज हमने उसको डिटेल में पढ़ना भी है। तो अगर इसका आंसर होता ना कि इंक्रीज इन डाउटफुल डेट तो एक्सपेंस है, डिक्रीज इन डाउटफुल डेट तो डिक्रीज इन एक्सपेंस है या इनकम है, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर वो कहता है कि डाउटफुल मे बी, तो इस क्वेश्चन के हिसाब से ये दो आंसर इंक्रीज इन एक्सपेंस भी हो सकता है और डिक्रीज इन एक्सपेंस भी हो सकता है। और पेपर में आपके पास दो ऑप्शन वाले सवाल भी होते हैं। हाँ, उसमें वो ये कह देता है कि आप इनमें से दो ऑप्शन सेलेक्ट करें, तो एक से ज्यादा ऑप्शन पेपर में हो सकती है। तो इट मे बी इंक्रीज इन एक्सपेंस, इट मे बी डिक्रीज इन एक्सपेंस, क्योंकि जब डाउटफुल डेट्स की एडजस्टमेंट करनी है, एक्सपेंस कम या ज्यादा तो होने के, या तो बैड डेट्स डेबिट हो रहे होते हैं या बैड डेट्स क्रेडिट हो रहे होते हैं। ठीक होगी बात। तीसरे नंबर पर इन विच सिचुएशन बिजनेस विल नो डिफिकल्टी इन कलेक्टिंग, नो डिफिकल्टी इन कलेक्टिंग अमाउंट फ्रॉम कस्टमर। नो डिफिकल्टी इन कलेक्टिंग का मतलब है कौन से डेट होंगे, गुड डेट होंगे। तो डिसऑनेस्टी ऑफ द कस्टमर, ये तो बैड डेट्स हैं जी जी। रिमेनिंग बैलेंस ऑफ रिसीवेबल फॉर विच स्पेसिफिक अलाउंस हैज बीन मेड, ये वो तीसरी शर्त जो कल लिखी थी हमने। और बैंकरप्सी, इस ये बैड डेट्स है और नन ऑफ दी अबव। 4 के अंदर लिखा हुआ है इन विच सिचुएशन बिजनेस विल हैव डिफिकल्टी इन कलेक्टिंग अमाउंटिंग फ्रॉम कस्टमर काउंटर रिसीवेबल एंड पेएबल। ये काउंटर रिसीवेबल पेएबल में क्या होता है, गुड डेट्स होते हैं। फिर बी में लिखा हुआ है वी आल्सो ओव टू कस्टमर फॉर गुड्स या सर्विसेज प्रोक्योर्ड, वी आल्सो ओव टू कस्टमर, हमने भी अपने कस्टमर के पैसे देने हैं। ये भी वही बात है, ये काउंटरा वाली बात को ही अलग अंदाज में लिखा हुआ है। पेपर में ये अंदाज अपने चेंज कर सकता है। तीसरे नंबर में लिखा हुआ है डेथ, डेथ में क्या होता है, बैड डेट्स। और सिक्योर्ड रिसीवेबल, ये इसका मतलब है ए बी और डी गुड डेटर्स हैं और सी डेथ का केस बैड डेट्स है। तो क्या इसमें क्या है, डिफिकल्टी है ना कलेक्टिंग अमाउंट। तो किस केस में डिफिकल्ट हो जाएगा काम, डेथ के केस। फिर कहता है विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। ऐसा सवाल पेपर में बहुत ज्यादा आते हैं कि विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, दो स्टेटमेंट गिवन होती हैं। लिखा हुआ है अ बैड डेट्स इज एन अकाउंट रिसीवेबल that has been clearly identified as not being collectible। क्या ये बैड डेट्स की सही डेफिनेशन? लिखा हुआ है a bad debts is an account receivable that has been clearly identified or not being collectible। ये आप डेफिनेशन में लिखा हुआ है पहले पेज पे, पहली स्टेटमेंट ठीक है। फिर वो कहता है बैड डेट्स एक्सपेंस इज अ sunk cost of doing business with customer on credit as there is always a default risk inherent to extending credit। ये लाइन आपने पढ़ी है या नहीं पढ़ी, कहां पे आई है लाइन, ये लाइन एजिंग एनालिसिस के अंदर भी है। तो क्या कहता हुआ बैड डेट्स एक्सपेंस इज अ sunk cost, क्या ये बात ठीक है?
that business with the customer on credit as there is always a default risk inherent to extending credit। कहते जैसे जैसे अगर आप लोग क्रेडिट एक्सटेंड करोगे ना तो ये एक मसला होता है, और इनहेरेंटली ये मसला है, वरासती मसला है, शुरू से ये मसला है कि आप लोगों को फिर बाद में डिफॉल्ट का रिस्क बढ़ जाएगा कि वो जो कस्टमर है वो हो सकता है वो पैसे आपको ना दे। फिर उसके बाद लिखा हुआ है, इसकी दूसरी स्टेटमेंट ठीक है या गलत है? बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। Number 6, which statement is correct? A doubtful debt is an account receivable that might become a bad debt at some future in the point in the past। गलत है, point in the future। A doubtful debt is estimated periodically and the change is recorded as an expense only। हाँ, वो कहता है a doubtful debt as periodically and change is recorded as an expense only। वो expense बढ़ भी सकते हैं और इसका मतलब वो statements are not correct। 7वें नंबर पर which statement is correct? An allowance for bad debts recognized as an expense in the given year, but entity may or may not be able to specifically identified which customer might be so classified। अच्छा, ये वो कहता है अलाउंस फॉर बैड डेट्स रिकॉग्नाइज्ड एज एन एक्सपेंस। बिल्कुल सही है, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि किस कस्टमर ने पैसे नहीं देने, तो हम फिर अलाउंस फॉर बैड डेट्स के नाम से लिख देते हैं। ये एज इट इज लाइन लिखी हुई है फर्स्ट पेज के ऊपर आखिरी पैराग्राफ के अंदर, लेकिन एक्सपेंस आप उसी वक्त रिकॉर्ड कर लेते हो, लेकिन एसेट में से तब माइनस नहीं करते, वो माइनस करते होते हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर। हम क्या एंट्री पास कर देते हैं? बैड डेट्स डेबिट, अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्रेडिट। तो लिखा हुआ है अलाउंस फॉर बैड डेट्स रिकॉग्नाइज्ड एज एन एक्सपेंस इन द गिवन पीरियड बट एंटिटी मे और मे नॉट। बल्कि ये मैं आपको दिखा भी देता हूं, ये जो वर्डिंग लिखी हुई है यहां पर जब हमने पढ़ा था, ये देखिए यहां पर एन एक्सपेंस इज रिकॉग्नाइज्ड एट दिस पॉइंट but an entity may or may not be able to specifically identify which customer might be so classified। हाँ जी, उसके बाद लिखा हुआ है an allowance for bad debts is a counter asset account to be added in the account receivable, subtracted in the account receivable। काउंटर एसेट हमेशा एसेट में माइनस होता है, एसेट को उलट होता है ना काउंटर एसेट। तो अलाउंस फॉर बैड डेट्स है काउंटर एसेट ही, अलाउंस फॉर बैड डेट्स है काउंटर एसेट, लेकिन वो लेस होता है, ऐड नहीं होता। तो ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। फिर लिखा हुआ बैड डेट्स रिकवर ट्रीटेड एज इंक्रीज इन अकाउंट रिसीवेबल, गलत। डिक्रीज इन अकाउंट रिसीवेबल, ये भी गलत। रिडक्शन इन बैड डेट्स एक्सपेंस, ये हो सकता है। इंक्रीज इन बैड डेट्स एक्सपेंस, तो ऑप्शन कौन सी बनेगी? Which accounting treatment is suitable for recovery of bad debts? Options may be more than one। Bad debts, sorry, cash या बैंक डेबिट, bad debts expense credit, फिर क्या या बैंक डेबिट, bad debts recovered credit, फिर वो कहता है रिडक्शन इन bad debts expense as income bad debts recovered। बी एंड पहला लिखा हुआ है कैश टू बैड डेट्स एक्सपेंस क्रेडिट, तो ये भी तो सही है।
फिर कैश डेबिट, बैड डेट्स, रिकवर्ड क्रेडिट, ये भी ठीक है। रिडक्शन इन बैड डेट्स एक्सपेंस, ये भी ठीक है। अदर इनकम, ये भी ठीक है, चारों ठीक है। Which statement is correct about account receivable? Some of debts might never be collected. वो कहता है कि आपने बताना है कि अकाउंट रिसीवेबल के बारे में कौन सी बात ठीक है। Some of debts may prove difficult to be collected. Some of debts may not difficult be collected. All of the above. All of the above. कुछ डेटर अच्छे होते हैं, कुछ डेटर थोड़े से बुरे होते हैं, कुछ डेटर बिल्कुल ही बुरे होते हैं। मतलब जिस कुछ डाउटफुल होते हैं, कुछ गुड डेटर्स होते हैं और कुछ बैड डेटर्स होते हैं। जी चलें फिर इसको मजीद, इसकी अंग्रेजी आपने पढ़नी है इसको अच्छे तरीके से। इसकी अंग्रेजी एक दफा फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा एंड पे, जब हम एक दफा पूरा चैप्टर इसका पढ़ लेंगे, मतलब इसके सवाल कर लेंगे। तो अब आए, पहले मैं आपको बता रहा हूं कि कम अज कम 20 क्वेश्चन तक सब्र करना है। 20 क्वेश्चन तक अगर आपको ना समझ लगे तो परेशानी होना, ये एक विरासती मसला होगा। हाँ 20 के बाद भी नहीं समझ आएगी तो फिर कोई और मकसद, फिर कोई टेक्निकल इशू हो सकता है। तो 20 क्वेश्चन तक मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा समझाने की, फिर उसके बाद आपके क्वेश्चन होने लग जाएंगे, ठीक है। ये मैक्सिमम 20 क्वेश्चन, हो सकता है आपको 5 क्वेश्चन के बाद समझ लगना शुरू हो जाए, हो सकता है 10 क्वेश्चन के बाद समझ लगना शुरू हो जाए। टोटल तकरीबन हमने 100 क्वेश्चन इसके करने, मैंने नहीं करने, आपने करने। मैंने तो आपको 20-25 करवा के सिखा के फिर आपने करते रहना इसको, ठीक है। अच्छा इसके तरीकाकार मैं बता दूंगा, वैसे कई तरीके हैं। फिलहाल मैं आपको पीआरसी का तरीका बताऊंगा कि पीआरसी में आपने किस तरह से इसको हैंडल करना है। फिर उसके बाद जब आप थोड़े से बड़े हो जाएंगे, मतलब ये 2 दिन बाद, तो फिर मैं आपको सिखाऊंगा कि आपने बाकी इसको लेजर्स कैसे बनाए। एंट्रीज तो पता चल गई है ना। तो आज एक चीज सिखाता हूं, कल फिर दूसरी चीज सीखेंगे, तो कल ये चैप्टर भी खत्म हो जाए, ठीक है। तो ध्यान से फिर बैठना है, जाग के रहना है, कोई बात ना समझ लगे तो पूछ लेना है। अच्छा होता यह है कि हमने ट्रांजैक्शन में बनाना होता है एक्सट्रैक्ट। आपके पास मोस्टली ऐसा होता है। एक्सट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? एक्सट्रैक्ट का मतलब है कि गिवन सिनेरियो के अंदर आप जो चीज SOCI या SOPL की बात है में जाएगी वो अमाउंट बताएं। जो चीज SOCI या SOPL में जाएगी, SOCI और SOPL में क्या चीज जाती है? इनकम या एक्सपेंस। क्या जाता है? इनकम या एक्सपेंस। SOCI के अंदर यही जाता है, हमने स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम पढ़ी है। और SOFP में क्या जाता है? एसेट्स या लायबिलिटीज। एसेट्स या लायबिलिटीज। तो पेपर में वो इस टॉपिक के अंदर हमारे पास इनकम या एक्सपेंस के अंदर क्या चीज आएगी? एक तो जाएंगे बैड डेट्स, रिकवर्ड हो या एक्सपेंस, तो हम एक ऐसी इक्वेशन बना लेते हैं जिसमें सारी चीजें कवर हो जाएंगी पूरे SOCI की। मतलब पूरे का पूरा SOCI इस एक इक्वेशन के अंदर कवर कर देते हैं और वो बैड डेट्स के नाम से लिख दिया करेंगे। वो क्या कि अगर आप पहले आपके पास जितने बैड डेट्स होंगे वो लिख लेना, उसमें प्लस या माइनस कर देना चेंज इन अलाउंस फॉर बैड डेट्स, और माइनस कर देना रिकवरी ऑफ बैड डेट्स। R स्टैंड फॉर रिकवरी। जो इसका आंसर आएगा, अगर पॉजिटिव आंसर आ गया तो वो एक्सपेंस आएगा, क्योंकि हम एक्सपेंस की इक्वेशन लिखी हुई है। और अगर नेगेटिव आ गया
तो वो रिडक्शन इन एक्सपेंस होगा या अदर इनकम, रिडक्शन इन एक्सपेंस या अदर इनकम। तो बैड डेट्स प्लस माइनस चेंज इन अलाउंस, प्लस कब करेंगे, अलाउंस बढ़ेगा या कम होगा, अलाउंस बढ़ेगा तो प्लस और अलाउंस कम होगा तो माइनस, और माइनस रिकवरी ऑफ बैड डेट्स। ठीक है। अच्छा, इस इक्वेशन को मैं मजीद थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिख देता हूं ताकि आपको और ज्यादा आसान हो जाए। बैड डेट्स प्लस कैरी डाउन माइनस ब्रॉ डाउन। ये कैरी डाउन और ब्रॉ डाउन किसका है, कैरी डाउन ओपनिंग को कहते हैं या क्लोजिंग को, कैरी डाउन कहते हैं क्लोजिंग बैलेंस को, और ब्रॉ डाउन कहते हैं ओपनिंग बैलेंस को। और ये है किसका, अलाउंस फॉर बैड डेट्स का, अलाउंस फॉर बैड डेट्स का। कैरी डाउन अलाउंस फॉर बैड डेट्स का माइनस, और माइनस रिकवरी ऑफ बैड डेट्स, माइनस रिकवरी ऑफ बैड डेट्स। ओके होगी बात। फिर उसके बाद मेरे भाई आएंगे हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के एक्सट्रैक्ट पे। फाइनेंशियल पोजीशन की कौन सी चीज यहां से निकलेगी, अकाउंट रिसीवेबल। करंट एसेट में नहीं लिखते अकाउंट। अब अकाउंट रिसीवेबल कैसे लिखेंगे, जितने अकाउंट रिसीवेबल लिखे होंगे, अकाउंट रिसीवेबल माइनस बैड डेट्स माइनस कैरी डाउन ऑफ अलाउंस फॉर बैड डेट्स। माइनस कैरी डाउन, इसका जो आंसर आएगा ये हमारे नेट एसेट्स आएंगे, रिसीवेबल, नेट रिसीवेबल आएंगे, और वो हमने लिखने होंगे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर। ये दो इक्वेशन आप याद कर लो, ये चैप्टर आपका ओके है न्यूमेरिकली। थ्योरेटिकली कल खत्म कर दिया था, न्यूमेरिकली इस दो इक्वेशन से खत्म हो जाए। लेजर्स अप्रोच बाद में सिखाऊंगा, जर्नल एंट्रीज का लेकर बाद में। पीआरसी लेवल तक ना आपका इतना है, ठीक है। बस थोड़ी सी अंग्रेजी इसमें, कुछ चीजों के ऊपर ना स्टार बनाए, इसके ऊपर स्टार बनाए। स्टार का मतलब ये है कि इसके अंदर कोई ट्रिक है, कभी यहां पर ये बैड डेट्स माइनस करेंगे, कभी नहीं करेंगे। कब माइनस करेंगे, अगर पहले माइनस हो चुके हैं डेटर में से तो फिर हम माइनस नहीं करेंगे, और अगर पहले माइनस नहीं हो चुके तो फिर माइनस कर देंगे। लेकिन अगर वो कह देगा तो बैड डेट्स हम माइनस कर चुके हैं तो फिर हम दोबारा माइनस नहीं करेंगे। तो मेरे भाई ये दो इक्वेशन है, एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये है। इस इक्वेशन का जो आंसर है वो आपने कहां पे लिखना है, जाके स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर या स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम। तो बिस्मिल्लाह करने लगे हैं पहले सवाल से, ठीक है। ये इक्वेशन लिख लिए सबने, आओ जरा पहला सवाल। और आपने ये भी देखना है कि उसने पूछा क्या। द ओपनिंग बैलेंस निकालिए, द ओपनिंग बैलेंस ऑफ अलाउंस, ओपनिंग बैलेंस, अल्लाहु अकबर, ब्रॉड ऑन, ओपनिंग बैलेंस ऑफ अलाउंस फॉर बैड डेट्स इज ₹1000। ये ब्रॉड ऑन आ गया, किसका ब्रॉड ऑन, अलाउंस फॉर बैड डेट्स। वेयर एज क्लोजिंग बैलेंस ऑफ रिसीवेबल अकाउंट इज ₹100,000। ये किसका कैरी डाउन है, क्या अलाउंस फॉर बैड डेट्स का है या अकाउंट रिसीवेबल का है। हाँ जी, सवालों को ध्यान से। 1000 क्या है, ब्रॉड डाउन है अलाउंस फॉर बैड डेट्स का, अलाउंस फॉर, ये समझ लगे, लिखा हुआ समझना गया इसको। क्लोजिंग बैलेंस किसका गिवन है, अकाउंट रिसीवेबल का। ये जो हमें गिवन है ये हमारे अकाउंट, और अकाउंट रिसीवेबल भी कौन से हैं, कैरी डाउन। अकाउंट रिसीवेबल का क्लोजिंग बैलेंस लिखा हुआ है उसने। आगे बढ़ते हैं, वो कहता है व्हाट अमाउंट ऑफ अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट शुड बी
चार्ज टू स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम यूजिंग 5% अलाउंस फॉर द करंट अकाउंटिंग पीरियड। अच्छा, पूछा उसने क्या, उसने कौन सा एक्सट्रैक्ट पूछा है, स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम का या स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन? तो क्या एक्सपेंस फाइंड करें या एसेट फाइंड करें? एक्सपेंस फाइंड करें। तो एक्सपेंस की इक्वेशन लिख लो। ये देखिए अभी आपके सामने ये एसओसीआई की इक्वेशन मैंने लिखी, ये एसओएफपी की इक्वेशन लिखी। आपने सबसे पहले ये क्वेश्चन के अंदर बदान देखना है कि उसने पूछा क्या है। उसने पूछा जी एसओसीआई के अंदर बैड डेट्स की कौन सी अमाउंट जाए। तो फौरन से पहले हम काम क्या करेंगे, इसकी इक्वेशन लिखने। बैड डेट्स यानी एसओसीआई के अंदर जो इनकम या एक्सपेंस आएगा वो कौन से आएंगे, बैड डेट्स प्लस कैरी डाउन। किसका कैरी डाउन? अलाउंस फॉर बैड डेट्स का, अलाउंस फॉर माइनस ब्रॉड डाउन अलाउंस फॉर बैड डेट्स का माइनस रिकवरी ऑफ बैड डेट्स। क्या इस सवाल के अंदर दोबारा ढूंढ लो, क्या उसने किसी जगह बैड डेट्स गिवन है? जीरो लिख दो, है ही नहीं। ओके, प्लस कैरी डाउन। जरा सोचना है, कैरी डाउन किसका कैरी डाउन पूछा फिजा? अलाउंस फॉर बैड डेट्स का। तो ये जो अलाउंस फॉर बैड डेट्स 1000 गिवन है, ये किसका गिवन है? ये तो ब्रॉड डाउन है। अब याद रखें, जो अकाउंट क्लोजिंग रिसीवेबल का अलाउंस लोगे तो क्लोजिंग अलाउंस आएगा, ओपनिंग रिसीवेबल के ऊपर लोगे तो ओपनिंग अलाउंस आएगा। दोबारा सुने, क्लोजिंग रिसीवेबल का अलाउंस लोगे तो क्लोजिंग अलाउंस फॉर रिसीवेबल आएगा, ओपनिंग रिसीवेबल का अलाउंस लोगे तो ओपनिंग बैलेंस आएगा। अब ये आपके पास जो 1 लाख अकाउंट रिसीवेबल है, ये ओपनिंग है या क्लोजिंग है? इसका 5% लोगे तो क्लोजिंग अलाउंस आएगा। देखो ना, रिसीवेबल आपके 1 लाख है, अकाउंट रिसीवेबल कहता है कि अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट शुड बी 5%, अलाउंस फॉर बैड डेट शुड बी किसका 5%? जिन लोगों से पैसे लेने हैं उन 5% लोगों के ऊपर आपको डाउट है। तो क्लोजिंग रिसीवेबल का 5% लेंगे तो वो जो अलाउंस निकलेगा वो क्लोजिंग होगा या ओपनिंग होगा? और अगर ओपनिंग बैलेंस का लेते तो ओपनिंग है। तो ये रिसीवेबल कौन से गिवन है? और क्लोजिंग रिसीवेबल का 5% लेंगे तो क्या जो आंसर आएगा उसे क्या बोलोगे? क्लोजिंग अलाउंस फॉर रिसीवेबल। तो 1 लाख का 5% ले लो, 1 लाख का 5 कितना आ गया? ये जो 5000 आया है ये आपका क्लोजिंग बैलेंस ऑफ अलाउंस फॉर बैड डेट्स आ गया। क्या इस क्वेश्चन के अंदर रिकवरी ऑफ बैड डेट्स है? बस जो नहीं है वो नील, और जो है वो लिखकर आपका जवाब आ जाएगा। क्लोजिंग रिसीवेबल आपने अभी कितना फाइंड किया? माइनस ओपनिंग अलाउंस फॉर रिसीवेबल आपको गिवन है, माइनस रिकवरी आपके पास कुछ भी नहीं है, तो आंसर कितना आ गया? 4000। इनकम या एक्सपेंस? पॉजिटिव आएगा तो एक्सपेंस और नेगेटिव आएगा तो इनकम। जवाब आ गया। कितने सवालों की डेडलाइन हमने रखी है? 20 सवालों तक परेशान नहीं होना, उसके बाद परेशान होना। ठीक है, ओके हो गया ये? आगे बढ़े। अच्छा, बातें टोटल जो होनी है ना उसके बारे में सुन लें। एक बैड डेट्स की बात होनी है, वो क्लियर होगा। एक ओपनिंग अलाउंस की बात होनी है और ओपनिंग रिसीवेबल की बात होनी है। एक क्लोजिंग अलाउंस की बात होनी है, एक क्लोजिंग रिसीवेबल की बात होनी है, और एक बैड डेट्स रिकवर्ड की बात होनी है। बस किस किस की बात होनी है? बैड डेट्स की, बैड डेट्स रिकवर्ड की, फिर ओपनिंग अलाउंस, क्लोजिंग अलाउंस, ओपनिंग रिसीवेबल, क्लोजिंग रिसीवेबल। यही सारी बातें हर सवाल के अंदर। अगले सवाल पे जाने लगे हैं जी। लिखा हुआ है दिसंबर 2018, एंटिटी रिसीवेबल 6 लाख। बताओ ये क्या है?
ये रिसीवेबल है या अलाउंस है? ये अकाउंट रिसीवेबल है, इसके साथ लिख देते हैं AR। एंड allowance for bad and doubtful debts of rupees 60,000 had been brought down from the last year. Allowance for bad debts brought down from the last year. जो पिछले साल से बैलेंस आता है वो ओपनिंग होता है क्लोजिंग होता है? ओपनिंग होता है, क्योंकि जो पिछले साल का क्लोजिंग होता है ना वो इस साल का ओपनिंग होता है। जो पिछले साल से आएगा वो इस साल का ओपनिंग कहलाएगा। तो ये क्या हुआ, 60,000 क्या हुआ, ब्रॉड ऑन। किसका ब्रॉड ऑन? अलाउंस फॉर बैड डेट्स का। अच्छा, उसकी जगह हम सिर्फ ए लिख लिया करें। अलाउंस फॉर ऐसे चार लिखने पड़ते हैं, अलाउंस फॉर बैड डेट्स ही समझो इसको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इट इज डिसाइडेड टू राइट ऑफ टोटल रुपीज 25,000। क्या चीज है ये? बैड डेट्स। राइट ऑफ बैड डेट्स डिसाइड किया कि 25,000 राइट ऑफ कर दें, ये हो गया बैड डेट्स। एंड एडजस्ट अलाउंस फॉर रिसीवेबल 10%। और अलाउंस फॉर रिसीवेबल कितना ले लो? 10%। अब ओपनिंग अलाउंस तो गिवन है, तो ये 10% किस अलाउंस के लिए बताया हुआ है? क्लोजिंग के लिए। किसके लिए बताया हुआ है? अब पूछा क्या है सवाल में, दो इक्वेशन में से बताना है आपने कौन सी इक्वेशन लगेगी। एट व्हाट अमाउंट रिसीवेबल आर शोन इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। कहते हैं फाइनेंशियल पोजीशन में कौन सी अमाउंट रिसीवेबल की शो होगी। तो बताओ, रिसीवेबल पूछे या बैड डेट्स पूछे? रिसीवेबल पूछे तो रिसीवेबल की इक्वेशन लिख लो। रिसीवेबल की इक्वेशन क्या है? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में रिसीवेबल की जो अकाउंट रिसीवेबल की जो इक्वेशन है वो क्या है? अकाउंट रिसीवेबल माइनस बैड डेट्स माइनस कैरी डाउन। किसका कैरी डाउन? अलाउंस फॉर बैड डेट्स। ये इक्वेशन बनती है। इसके ऊपर मैंने आपको एक स्टार लगवाया था। ये स्टार का मतलब क्या है कि जो बैड डेट्स 25,000 गिवन है, क्या ये माइनस हो चुके हैं या नहीं हुए? उसने कहा इट इज डिसाइडेड टू राइट ऑफ। इसका मतलब अभी करने हैं। वो अंग्रेजी तो मेरे मुझसे ज्यादा बेहतर आप लोग, क्योंकि मेडिकल के बच्चे हो और मेडिकल वालों की ना अंग्रेजी बेहतर होती है। पता नहीं आप लोग की है या नहीं। इट इज, वैसे बाद में मैं आपको कुछ ट्रिक्स भी बताऊंगा। हम तो ट्रिक्स से याद करके आए हुए हैं, मेडिकल तो हमारा था नहीं। इट वॉज डिसाइडेड टू राइट ऑफ, इसका मतलब ये पहले माइनस नहीं हो चुका। तो कर लेते हैं हम। अकाउंट रिसीवेबल कितने हैं जी? 6 लाख माइनस 25,000। जो आंसर आएगा उसका 10% लेंगे। 6 लाख का 10% नहीं लेंगे, बल्कि 6 लाख माइनस 25,000 जो आंसर आएगा उसका 10% लेंगे। अब मुझे खुद बताएं, आप खुद कह रहे हो 25,000 बैड डेट्स हैं, क्या उसके ऊपर डाउट है? तो फिर 6 लाख के अंदर तो 25,000 भी है। तो याद रखें, जब ये यहां पर माइनस करोगे ना तो फिर माइनस करके परसेंटेज लेना। हाँ, क्योंकि अभी बाकियों के ऊपर डाउट है। 25 तो कंफर्म है कि ये अनकलेक्टेबल है। तो आपने 6 लाख में से 25,000 माइनस कर दे, 575,000 बच गया। इसका लोगे 10%। याद रखें, जब भी अलाउंस लेना है ना, इक्वेशन में से जो पहले कुछ प्लस माइनस हो रहा है माइनस करके फिर परसेंटेज लेनी। ठीक है, कितना कितना? 57,500। तो कितने अकाउंट रिसीवेबल का आंसर आ गया? 517,500। ये क्या चीज निकली है भला? ये वो अमाउंट है जो हमारे नेट रिसीवेबल है, जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में करंट एसेट में जाएगी। 517। अच्छा, इसकी मुझे ना वो वाली क्वेश्चन भी बनाकर दिखा दो, ऑप्शनल बैड डेट्स की एसओसीआई वाली क्वेश्चन भी बनाकर दिखा दो कि एक्सपेंस में क्या आ जाएंगे। हाँ जी, उसकी क्वेश्चन भी बना दो। वैसे ये ऑप्शनल है, पेपर में क्वेश्चन के अंदर नहीं पूछेगी। हाँ, इसी सवाल की ये क्वेश्चन बनाकर दिखा दो ताकि इसकी भी प्रैक्टिस हमारे साथ साथ ही चलती रहे। कितनी अमाउंट आएगी?
ये तो कैलकुलेटर पे भी हो जाएगा। सबने अपनी अपनी कोशिश करनी है, क्योंकि सवाल अपना ही करना है, सोचना नहीं है। 22,500, 22,500। और नहीं अगर दिमाग चल रहा तो इक्वेशन लिख लो, खुद ब खुद ही आपको पता चल जाएगा। इक्वेशन में क्या आता है? पहला बैड डेट्स प्लस कैरी डाउन माइनस ब्रॉड डाउन माइनस रिकवरी ऑफ बैड डेट्स। बैड डेट्स कितने हैं? 25,000 प्लस कैरी डाउन कितना है? 57,500 माइनस ब्रॉड डाउन क्वेश्चन के अंदर गिवन है अलाउंस का 60,000 और रिकवरी है नहीं 22,000। ये हमारा एक्सपेंस में चला जाएगा। मुझे कोई एंट्री बता सकता है? जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री किस किस की पास होगी? जर्नल एंट्री किसकी पास होगी इस क्वेश्चन के अंदर? एक बैड डेट्स की 25,000 की, उसकी एंट्री क्या पास होगी? 25,000 की। बैड डेट्स डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, तो बैड डेट्स की एंट्री का पता है ना? बैड डेट्स डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, एंट्री पास होगी बैड डेट्स डेबिट, एक एंट्री ये होगी बैड डेट्स डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट 25,000 से। बैड डेट्स की एंट्री याद है ना? तो 25,000 है इसमें बैड डेट्स। एक तो आप लोगों को परेशान हो जाते हो। फिर एक चेंज इन अलाउंस की एंट्री की थी। चेंज इन अलाउंस की एंट्री रिबा पता है? चेंज इन अलाउंस की एंट्री, अलाउंस बढ़े तो एंट्री क्या होती है? बैड डेट्स डेबिट अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्रेडिट, और अगर अलाउंस बढ़े तो अच्छा, इस क्वेश्चन के अंदर मुझे बस इतना बता दें अलाउंस कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है? अलाउंस कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है? आयशा आप बताओ। कम हो रहा है। मरियम? ज्यादा हो रहा है। अलिशबा? ज्यादा हो रहा है। फदीन? हामिद? ज्यादा हो रहा है। साजिद? ज्यादा हो रहा है। नमान? ज्यादा हो रहा है। फिजा? कम हो रहा है। अरुणा? फसी? कम हो रहा है। खदीजा? कम हो रहा है। अच्छा, इसमें तो कुछ देखिए जवाब तो आपने दे दिए ना, पता नहीं क्या चीज हो आप लोग। ये दो बैलेंस है। पहले थे 60,000, ओपनिंग पहले वाला होता है या बाद वाला होता है? ओपनिंग पहले वाला, और अब हो गया 57,500। कम हुआ या ज्यादा हुआ? कम हुआ। ब्रॉड ऑन 60,000 था, कैरिड ऑन 57,500 हो गया। कितना कम हुआ? 2500 का। इसकी एंट्री क्या बनेगी? अलाउंस फॉर बैड डेट्स डेबिट, बैड डेट्स बैड एंड डाउटफुल डेट क्रेडिट। कितनी अमाउंट से? 2500 से, क्योंकि वो सब कुछ पूछ सकता है। तो बैड डेट्स इस क्वेश्चन के अंदर अगर वो बैड डेट्स की एंट्री पूछेगा तो बैड डेट्स टू अकाउंट रिसीवेबल, और अगर वो एडजस्टमेंट ऑफ अलाउंस फॉर बैड डेट्स पूछेगा तो हमने देखना है ब्रॉड ऑन और कैरिड ऑन का डिफरेंस। कैरिड ऑन बढ़ रहा है तो इंक्रीज, कैरिड ऑन कम हो रहा है तो डिक्रीज। क्लोजिंग बैलेंस बढ़ेगा तो इंक्रीज, क्लोजिंग बैलेंस कम होगा तो डिक्रीज। ओके, चलें आगे। नींद आ रही है लगता है। कोई नहीं, मरने के बाद बस सोना ही है। पता नहीं सोने भी देंगे तब या नहीं। क्वेश्चन नंबर 3, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, और ध्यान से देखना। और ये बातें ना क्वेश्चन के अंदर लिखी भी हुई हैं, वो बाद में अब मैं पढ़ाऊंगा। अभी सवालों की तरफ ही चलते हैं। A business has closing balance is ₹57,000 closing receivable balance। ये क्या गिवन है? सिर्फ पहले ये आइडेंटिफाई करते हैं ये है क्या। कैरिड ऑन किसका?
अकाउंट रिसीवेबल का कैरी डाउन, अकाउंट रिसीवेबल का कैरी, बल्कि अमाउंट के ऊपर लिख दो ये मेरा अकाउंट रिसीवेबल है। इट इंक्लूड, मजे लेकर पढ़ो, इट इंक्लूड वन ऑफ द अकाउंट रिसीवेबल नेम्ड अली हु इज गोइंग थ्रू फाइनेंशियल क्राइसिस। फाइनेंशियल क्राइसिस होता है तो क्या मसला आता है मेरे, बैड डेट्स, गुड डेट्स या डाउटफुल डेट? डाउटफुल डेट। वो कहता है कि अली है, उसको फाइनेंशियल क्राइसिस, माली मुश्किलात का सामना है। इट इज, जरा सवाल देखिएगा, इट इज एक्सपेक्टेड दैट ही कैन पे 75,000 ऑफ हिज डेट ₹5,000, अपने 5,000 का वो 57,000 पे कर सकता है। कितने परसेंट डाउट है इसके ऊपर? 25%। कितने परसेंट डाउट है? ये स्पेसिफिक है या जर्नल है? ये स्पेसिफिक है। तो याद है ना, जब किसी बंदे को अलग से कह दो तो वो स्पेसिफिक होता है। आगे पढ़ें। बिजनेस हैज डिसाइडेड टू कैलकुलेट द अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स इज 5%। ये कौन सा अलाउंस है? ये जर्नल अलाउंस है। आगे देखते हैं, व्हाट अमाउंट ऑफ द अलाउंस टू बी डिडक्टेड फ्रॉम अकाउंट रिसीवेबल इन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। सबसे बड़ी जंगी तो यही है, पूछा क्या है उसने? एक मिनट फंसी, क्या पूछा है उसने? ये लास्ट लाइन पढ़ के बताएं, उसने हमसे पूछा क्या? चलिए आपने बताया, अभी उस्मान को बता दें। What is the amount of allowance to be deducted from receivable in statement of financial position? उसने क्या पूछा है हमसे? वो सारी एक इक्वेशन, दो इक्वेशन है, उस इक्वेशंस के अंदर ही कुछ पूछेगा हमसे। क्या पूछा है उसने? वो क्या है ना आपके पास, क्या पूछा है? ये लिखा हुआ है, व्हाट अमाउंट ऑफ अलाउंस टू बी डिडक्टेड फ्रॉम रिसीवेबल इन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। नहीं पूछा क्या है, बस ये आप ये बताओ कि रिसीवेबल पूछे हैं, बैड डेट्स एक्सपेंस पूछा है, ओपनिंग अलाउंस फॉर बैड डेट्स पूछा है, क्लोजिंग अलाउंस फॉर बैड डेट्स पूछा है। क्या पूछा है सवाल के अंदर? अकाउंट फॉर रिसीवेबल पूछा है। हाँ, किसका कैरी डाउन पूछा? अलाउंस फॉर बैड डेट्स का कैरी डाउन पूछा है। आप खुद देखें इक्वेशंस में, हमारे पास ये जो इक्वेशन लिखी होती है, स्टेट अकाउंट रिसीवेबल की जो इक्वेशन है वो क्या होती है? अकाउंट रिसीवेबल माइनस बैड डेट्स माइनस कैरी डाउन ऑफ अलाउंस फॉर बैड डेट्स। और ये चीज कहां जाती है? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल। अब इसको पढ़े जरा, वो कहता है कौन सी अमाउंट, किसकी? अलाउंस की, जो कि माइनस होगी रिसीवेबल में से फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर। देखिए अकाउंटिंग का पेपर फेल होने की सबसे बड़ी वजह यह है कि स्टूडेंट को यह पता ही नहीं होता कि उसने पूछा क्या। जो जवाब आ गया नीचे ऑप्शन के अंदर होता है वो लगा देते हैं, क्योंकि जवाब जो भी निकालोगे ना वो होगा। बैड डेट्स का जवाब भी होगा, अलाउंस फॉर रिसीवेबल का भी होगा, रिसीवेबल को नेट करके बताया होगा, सब कुछ बताया। अब इसके अंदर उसने पूछा कैरी डाउन किसका? अलाउंस फॉर बैड डेट्स का। तो अलाउंस फॉर बैड डेट्स का कैरी डाउन फाइंड करते हैं। अलाउंस फॉर बैड डेट्स का कैरी डाउन फाइंड करते हैं। पहले तो स्पेसिफिक फाइंड कर लो, जर्नल तो डायरेक्ट फाइंड कर लेते हैं ना। हाँ जी, स्पेसिफिक कैसे फाइंड होगा? 5,000 का कल फाइंड करवाया था ना, स्पेसिफिक और जर्नल, फिर दोनों को प्लस कर लेंगे। स्पेसिफिक का भी अलाउंस ले लो, जर्नल भी ले लो और फिर प्लस कर लो। कितना बन गया ये? 1250। अब अब्दुल्ला की बारी है। जर्नल अलाउंस है 5%, 75,000 मेरा रिसीवेबल है, 5% 75,000 के ऊपर लगा दूं या 5,000 माइनस करके लगाऊं? स्पेसिफिक निकालूंगा फिर माइनस करूंगा, और अगर बैड डेट्स भी गिवन होते तो वो भी माइनस करके फिर अलाउंस ले। तो जब हम जनरल अलाउंस लेते हैं ना तो बैड डेट्स हैं तो वो भी निकाल देते हैं, और अगर स्पेसिफिक अलाउंस है तो 1250 निकालेंगे या 5,000 निकालेंगे?
खौफे खुदा करो 5000, वो पूरा डेटर ही निकाल देंगे जिसके ऊपर स्पेसिफिक ले लिया लोन, उसके ऊपर दोबारा आप जनरल अलाउंस नहीं लेना, जिसके ऊपर स्पेसिफिक अलाउंस ले लिया है ना, 25% शक क्रिएट तो कर लिया उसके ऊपर, अब दोबारा 5% भी शक है नहीं, बस 25% है। हमने पढ़ा तो है रिमेनिंग बैलेंस ऑफ स्पेसिफिक अलाउंस इज गुड डेट, और जिसके ऊपर स्पेसिफिक अलाउंस हो जाए ना फिर जनरल अलाउंस नहीं लेते। तो कितना बाकी 70,000, ये 70,000 का कितने परसेंट लोगे? 5%। कितना आ गया? 3500। कितना आ गया टोटल? ये 4750 आया क्या है भला? कैरी डाउन ऑफ अलाउंस फॉर बैड डेट्स, और यही उसने हमसे पूछा, उसने हमसे कैरी डाउन ही पूछा है कि ये वाली अमाउंट कौन सी है जो माइनस होगी, तो 4750। क्वेश्चन नंबर 4, तो कहता है नेचर ऑफ द अलाउंस फॉर बैड डेट्स अकाउंट इज काउंट्रा एसेट। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जी, ये सारा ना अंग्रेजी है, अकाउंटिंग से बढ़ के अंग्रेजी है। ये 5वां क्वेश्चन भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, फिर बाकी आगे आसान क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे। लिखा हुआ एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड कंपनी फाइंड्स आउट दैट इट्स टोटल रिसीवेबल ऑफ 10,000। ये क्या 10,000 क्या है? किसका? ये अकाउंट रिसीवेबल है। ये अकाउंट, और यहां पर लिखा हुआ एट द एंड ऑफ, इसका मतलब कैरिड ऑन है। ऑन स्क्रूटनी ऑफ अकाउंट्स इट टर्न्ड आउट दैट बैड डेट्स अमाउंटिंग 1000 was not recorded in the books of accounts। ये 1000 क्या है? बैड डेट्स। ये 1000 क्या हो गया? बैड डेट्स। क्या? ओ खुदा का खौफ करो, खुदा का खौफ करो। बैड डेट्स और चीज है, अलाउंस फॉर बैड डेट्स और चीज। बैड डेट्स कंफर्म कि बैड डेट्स है, और अलाउंस डाउट है, फ्यूचर इन टाइम में हो सकता है। वाज नॉट रिकॉर्डेड, रिकॉर्ड ही नहीं किए हुए तो कर देंगे रिकॉर्ड हम, तो मतलब ये 10,000 में से माइनस नहीं किया होगा, उसने खुद लिख दिया नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। आगे देखते हैं फर्दर। Having considered the current economic situation, management of the company decided to increase in allowance for doubtful debt by ₹500। ये है कमाल। इंक्रीज इन अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट बाय ₹500। चलें, मैं ये नहीं पूछूंगा ये क्या है, आगे पढ़ते हैं। फाइंड आउट नेट अमाउंट टू बी एक्सपेंस्ड आउट इन द स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम। मैं ये पूछूंगा कि उसने पूछा क्या, क्या पूछा उसने? फाइंड आउट नेट अमाउंट टू बी एक्सपेंस्ड आउट इन द स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम। क्या पूछा है? बैड डेट्स एक्सपेंस पूछे। मतलब ये वाली इक्वेशन पूछी है स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम की। वो क्या इक्वेशन होती है जी? बैड डेट्स प्लस कैरी डाउन माइनस ब्रॉट डाउन माइनस। अगर आपकी अंग्रेजी अच्छी है ना तो सवाल तो आपका हो, अंग्रेजी बुरी है तो फिर तो काम खराब है। बैड डेट्स कितने हैं? 1000। ये 500 क्या चीज है? कैरी डाउन माइनस ब्रॉट डाउन। ये उसका इंक्रीज इन बताया हुआ है, इंक्रीज इन अलाउंस फॉर बैड डेट्स। ये ब्रॉट डाउन और कैरी डाउन का डिफरेंस बताया है। क्या लिखा हुआ है? डिसाइडेड टू इंक्रीज इन अलाउंस फॉर बैड डेट्स बाय ₹500। इसका मतलब है उसने इसका डिफरेंस ही बता दिया हमें। इंक्रीज करेगा तो प्लस कर दो, डिक्रीज करेगा तो माइनस कर दो। ब्रॉट डाउन और कैरी डाउन उसने नहीं बताया, उसने अगर इंक्रीज या डिक्रीज बता दे तो डायरेक्ट प्लस माइनस कर दो। उसने इंक्रीज बताया तो इंक्रीज से हमारे बैड डेट्स बढ़ जाते हैं, बैड डेट डेबिट हो जाते हैं ना, और अगर डिक्रीज इन अलाउंस होता तो माइनस कर देते। आंसर आ गया आपका 1500। ठीक होगी बात। आपका दरमियान में कोई भी लेक्चर अगर फ्री हो तो पिछले रिवाइज करके ये 5 क्वेश्चन आपने दोबारा करने, और 5 अगली क्लास से पहले करके बैठ, 5 ये दोबारा करने हैं
और 5 अगले दोबारा अगले से अगले करने हैं, ठीक है। 10 क्वेश्चन तक ना अगली क्लास से पहले कर लेना है, और फिर अगली क्लास में हमने कोशिश करना है कि 15-20 तक क्वेश्चन आ जाए।